हेलो फ्रेंड्स, मैं तेजकर्ण शर्मा टीके स्टडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अपन इससे पहले वाला जो टॉपिक था राजस्थान की जो भौतिक प्रदेश है, उस राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में हमने थार के मरुस्थल की बात अपन कर रहे थे। थार के मरुस्थल में हम अपन ने थार के मरुस्थल की जो लंबाई चौड़ाई, उसकी जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता वगैरह है, और वहाँ की जो कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है, भौगोलिक क्षेत्र कितना है, कितने राज्यों में इसका विस्तार है, और जो कॉन्टिनेंट है उसके पश्चिमी भाग में जो मरुस्थल के मरुस्थल होने के क्या रीजन है। मैंने आपको इसके दो रीजन बताए थे। एक तो जो हवा हैं यानी कि मानसूनी हवाएं हैं, वहाँ पर आते आते अपनी नमी को खो देती है, और पश्चिमी कॉन्टिनेंट में क्या होता है कि जो ठंडी जलधारा है, करंट है, वो बहती है। इस रीजन से क्या होता है कि वहाँ पर मरुस्थल बनते हैं, जिसे हमने बताया कालाहारी मरुस्थल है, सारा मरुस्थल, नामी मरुस्थल है, अटाकामा मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल है, थार मरुस्थल है, थाल मरुस्थल है। इन सब के बारे में अपन ने बात कर ली थी। आज अपन बात करेंगे जो थार का मरुस्थल है उसके दो भाग, यानी कि जलवायु के आधार पर थार के मरुस्थल को दो भागों में हम डिवाइड करते हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल की, यानी कि दो भाग उसके बताए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आप ये जो नोट्स हैं उनके लगातार आप नोट्स बनाते जाइए, और लगातार मेरे साथ बने रहिएगा, और मेरे जो चैनल उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, शुष्क मरुस्थल की बात करते हैं। देखिए, थार के मरुस्थल का पश्चिमी भाग शुष्क मरुस्थल अथवा पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदान भी इसको कहा गया है। यानी कि जो थार का मरुस्थल है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया, और यानी कि उसकी जो डिवाइड करने का आधार बताया 25 सेंटीमीटर जो वर्षा है रेखा है उसको, यानी कि 25 सेंटीमीटर वर्षा के पश्चिम में आपका शुष्क मरुस्थल, और उसके पूर्व में आपका क्या है, अर्ध शुष्क मरुस्थल। यानी कि पश्चिम में जो शुष्क मरुस्थल, वहाँ पर जो 10 से 20 सेंटीमीटर बारिश होती है और अधिक होती है, और पूर्व में जो है अर्ध शुष्क, उसमें होती है 10 से 20 सेंटीमीटर कम बारिश होती, ज़्यादा बारिश होती है। तो इसका आधार बताया गया। तो आगे बढ़ते हैं। यह 25 सेंटीमीटर वर्षा सीमा रेखा से अलग होता है। इस 25 सेंटीमीटर वर्षा सीमा रेखा से जलवायु, पर्यावरण, वनस्पति आदि अलग करती है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि जो थार का मरुस्थल है, उस थार के मरुस्थल में शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल को कितने सेंटीमीटर वर्षा रेखा विभाजित करती है, तो आपको बताना है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो अब मैप में देख लेते हैं। देखिए आगे। देखिए डियर फ्रेंड्स, ये आपका राजस्थान का मैप है, और राजस्थान के मैप में आपको जो पश्चिमी वाला जो क्षेत्र है, यानी कि देखिए 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो किस किस जिले में से होकर गुजरती है, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर। तो इसी रेखा से इधर वाला जो मरुस्थल है, ये तो आपका आ गया शुष्क मरुस्थल। 10 से 20 सेंटीमीटर बारिश होती है और कम होती है, और यहाँ पर 10 से 20 सेंटीमीटर कम बारिश होती है अर्ध शुष्क मरुस्थल क्षेत्र। तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा यानी कि शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल को क्या करते हैं, डिवाइड करती है। तो इससे पहले एक क्वेश्चन आया था आरपीएससी में कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सही क्रम, यानी कालखंड के टाइम पीरियड के अनुसार। तो देखिए नवीन कौन सा है। तो देखिए अक्सर क्वेश्चन थार का मरुस्थल है, तो ये सबसे नवीन है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो अधिकांश स्टूडेंट उसको प्राचीन यानी कि पुराना कर देते हैं। तो इसका क्रम है, अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीन है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसके बाद पूर्वी मैदानी प्रदेश जो प्राचीन जलोढ़ या बांगर खादरे वाला जो क्षेत्र है वो, और फिर बाद में थार का मरुस्थल। ये सबसे नवीन है, और सबसे प्राचीन कौन सा है, अरावली पर्वतमाला। तो डियर फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा, सबसे नवीन तो आपका थार का मरुस्थल है, और अक्सर जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, और सबसे जो प्राचीन है आपकी अरावली पर्वतमाला है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि शुष्क मरुस्थल में बालू का स्तूप की प्रधानता होती है, यानी कि धूल भरी आंधियों की यह एक विशेषता है।
इस इन रेत के ढेरों को हम क्या बोलते हैं? बालुका स्तूप। आपको पता है कि बालुका स्तूप में जो स्तूप कैसे बनते हैं, एक गुंबदनुमा आकृति बनती है, जो आप जैन और बौद्ध धर्म में जो हिस्ट्री वाला जो टॉपिक उसमें आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा। जैसे स्तूप है, विहार है ना, ये सब के बारे में। जैसे सांची का स्तूप है, इसकी आकृति बता रहा हूं मैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो बालुका स्तूप अपनी प्रकृति के आधार पर विभिन्न प्रकार के होते हैं, यानी कि इनके प्रकार अलग अलग होते हैं। सबसे पहला प्रकार आपका है इसमें अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप, यानी इसको रेखीय, पवनानुवर्ती और अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप भी कहते हैं। इसकी क्या विशेषता है? देखिए, अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप को पवनानुवर्ती या सीख भी कहा जाता है, अर्थात पवन की दिशा के अनुसार अथवा समानांतर रूप से बनने वाले बालुका ढेर या स्तूप को हम क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप कहते हैं। कहने का मतलब है कि ये पवनों के समान, यानी कि पवनों के समानांतर ये क्या बनते हैं? बालुका स्तूप बनते हैं। जैसे आप मैप में देख लीजिएगा, देखिए अनुदैर्ध्य पवन ऐसे चल रही है और बालुका स्तूप ऐसे, यानी कि आपको पता है कि डेजर्ट में जो धोरे होते हैं ना, उस आकृति के बनते हैं। तो मरुस्थल के प्रकार हम देख लेते हैं। मरुस्थल के प्रकार में हमारा जो पथरीला मरुस्थल होता है, ईग संपूर्ण महान मरुस्थल है ये, और रैग ये मिश्रित मरुस्थल होता है। ठीक है। तो गुजरात के कच्छ से लेकर बीकानेर तक जो मरुस्थल, उसको लघु मरुस्थल के नाम से हम जानते हैं। देखिए, अनुदैर्ध्य जो बालुका स्तूप होते हैं वो हमारे राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर के अंदर बनते हैं। तो ये देखिए, सर्वाधिक अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप ही बनते हैं। यानी अगर कहें कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक कौन से स्तूप बनते हैं, तो आपको बताना है अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप बनते हैं। और ये सर्वाधिक खतरनाक होते हैं, यानी कि नुकसानदायक होते हैं, क्योंकि इसमें अपरदन ज्यादा होता है, यानी कि गतिशील होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बनते रहते हैं। तो आप पश्चिमी राजस्थान में जाओगे ना, तो आपको ये स्तूप है ना, सुबह तो यहाँ और शाम को किसी दूसरे स्थान पर, अन्य स्थान पर आपको दिखाई देंगे। तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और पश्चिमी जोधपुर में बालुका स्तूप कौन से बनते हैं? अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप बनते हैं। बालुका स्तूप का अगला प्रकार है अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। देखिए, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप क्या होते हैं? अनुप्रस्थ बालुका स्तूप हवा की दिशा के समकोण, यानी कि लंबवत, यानी कि दिशा के समकोण और लंबवत, यानी कि अवरोध आने पर ये बनते हैं। और देखिए इसके, देखिए यानी कि समकोण पर बनते हैं। ठीक है। और ये भी जो बालुका स्तूप है अनुप्रस्थ, ये जोधपुर में बनते हैं, बाड़मेर बनते हैं, सीकर और झुंझुनू में। ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करता है कि बालुका स्तूप जो अनुप्रस्थ बालुका स्तूप है वो जोधपुर में बनते हैं, बाड़मेर बनते हैं, और ऑप्शन इनमें से दे देता है, इनमें से कोई नहीं, कौन सा। तो आप इसको टिक मारोगे या इसको टिक मारोगे। तो डियर स्टूडेंट, आप ध्यान रखिए, सीकर झुंझुनू के अंदर भी अनुप्रस्थ बालुका स्तूप बनते हैं। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप एक प्रकार बरखान होता है, जो अर्धचंद्राकार आकृति का होता है, यानी आधे चंद्रमा के समान इसकी आकृति दिखाई देती है बरखान की। ये मरुस्थलीकरण के उत्तरदायी, क्योंकि ये गतिशील, यानी कि ये भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बनते हैं। ठीक है। बरखान बालुका स्तूप समकोण लंबवत, यानी गतिशील अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप है। इनकी आकृति आधे चंद्रमा के समान होते हैं। तो देखिए आगे बात करते हैं। यह अर्धचंद्राकार प्रकृति का होता है। ये बनते हैं आपके भालेरी, चूरू, बालोतरा, बाड़मेर, देशनोक, बीकानेर, ओसिया, जोधपुर, रावतसर, सूरतगढ़, लोनगढ़सर, ये सारे श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में। तो यहाँ पर ये अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप बनते हैं। इनकी अगर विशेषताओं की अगर बात करते हैं, तो ये देखिए, किसी अवरोध के कारण, जैसे झाड़ी आती है, पेड़ और भवन, पहाड़ी आती है, तो वहां पर इस प्रकार के बालुका स्तूप बनते हैं। लगभग संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में ये फैला हुआ है, और इसको हम पैराबोलिक बालुका स्तूप, संपूर्ण मरुस्थल और सब्र काफिज, छोटा आकार, छोटे झाड़ियों के सहारे ये बनते हैं। तो ये हो गया आपका बालुका स्तूप अर्धचंद्र। देखो इसकी आकृति आधे चंद्रमा के समान है। ठीक है। अगला स्तूप है तारा बालुका स्तूप। तारे बालुका स्तूप की अगर हम बात करते हैं, तो तारा बालुका स्तूप जब बरखान बालुका स्तूप ही दो भुजाएं, दो से अधिक भुजाओं में विकसित हो जाए, तब उसे तारा बालुका स्तूप कहते हैं। देखिए, एक से अधिक भुजा बनती है तो तारा बालुका स्तूप बनती है। जैसे देखिए आप,
ये इसकी एक से अधिक भुजाएं बन रही है तो ये बारखान बालू का स्तूप यानी कि तारा बालू का स्तूप कहलाता है। ये समकोण और लंबवत पर बनते हैं। ये लगभग मार्च और जुलाई के समथिंग बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सभी बालू का स्तूप मार्च के महीने से जुलाई के महीने के तक बनते हैं। इसने पवन के अपर्दन और निक्षेपण की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी कि इस बालुका स्तूप से जो अपर्दन वगैरह है, जो निक्षेपण की जो प्रक्रिया वो महत्व यहाँ पर होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला इसका भाग है स्तूप का धरियान बालुका स्तूप। देखिए, धरियान बालुका समकोण लंबवत बनती है। जैसलमेर में बालुका अपर्दन होकर किसी दूरस्थ स्थान पर जाकर ऊंचे टीले के रूप में जम जाते हैं और उसे धरियान बालुका स्तूप कहते हैं। यानी कि इनकी जो ऊंचाई है वो ज्यादा होती है और ये भी समकोण लंबवत बनते हैं। ये अधिकांश जैसलमेर के अंदर बनते हैं, तो ये भी आप बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखो, पश्चिमी राजस्थान में ऐसे जिलों का निर्माण होता है जिसको अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे रन, टाट, डांड, प्लाया, झीलें आदि। दो बालुका स्तूपों के बीच में जो नीची भूमि रह जाती है वहां पर बारिश का जल इकट्ठा हो जाता है और उसमें एक दलदली भाग परिवर्तित हो जाते हैं और उसमें जो पानी बच जाता है उसको हम अस्थायी झील कहते हैं। जैसे मानते हैं ये बालू का स्तूप है और इसमें ये नीची भूमि है और यहाँ पर लगातार पानी भरने से यहाँ पे झील का निर्माण हो जाता है, तो उसको हम कहेंगे रन, टाट, डांड, प्लाया, बालसन और खरीन या खादीन भी इसको कहते हैं। देखिए आगे, अस्थायी झीलों के उपनाम की बात करें तो अलग अलग जिलों के अंदर अलग अलग इनको नाम से जानते हैं। जैसे जोधपुर में इसको वाप रन के नाम जानते हैं, बीकानेर में इसको हम थोब रन के नाम जानते हैं और जैसलमेर हम बरसर, भाकरी, कन्नौड़ आदि के नाम से हम जानते हैं। डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। खड़ीन, देखिए खड़ीन क्या होते हैं? ये जैसलमेर में बनते हैं और ये पालीवाल ब्राह्मणों की देन है। ये क्या होती है कि जैसे माना एक पानी का बहाव है, पानी के बहाव के जस्ट सामने एक पत्थर की एक दीवार बना दी जाती है और दोनों तरफ से लेफ्ट और राइट में मिट्टी का एक मेड़ बांध दी जाती है और बीच में उसमें जो पानी भरता है उसको हम कहेंगे खड़ीन। इससे क्या होता है कि पानी इकट्ठा होता है और आसपास की जो क्षेत्र की जो भूमि है वो नमी उसमें नमी धारण कर लेती है, तो वहां पर क्या होता है फसल बहुत बढ़िया तरीके से की जाती है। तो ये खड़ीन या उसको हम खादीन भी बोलते हैं, जैसलमेर में बनती है और ये पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा ये तकनीक अपनाई गई है और सभी को बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। मरुस्थल के उपनाम की बात अगर हम करें तो मरुस्थल के उपनामों में हम्मादा मरुस्थल, इसको पथरीला मरुस्थल या दलदली मरुस्थल भी कहते हैं। रेग मरुस्थल, इसको मिश्रित मरुस्थल यानी कि सभी, यानी कि पथरीला भी है, रेत भी है, ये सभी। ईर्ग मरुस्थल की बात है, संपूर्ण महान मरुस्थल यानी कि पूरा का पूरा मरुस्थल ही है, तो इसको ईर्ग मरुस्थल कहते हैं। आगे बढ़े। शुष्क मरुस्थल के पूर्वी भाग में बालुका स्तूप नहीं पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ टर्सरी युग की अवसादी चट्टानें पाई जाती है और अवसादी चट्टानें परतदार होती है। टर्सरी चट्टानों में हाइड्रोकार्बन तेल गैस पाए जाते हैं जहां बालुका स्तूप नहीं पाए जाते हैं। जहां पर टर्सरी की अवसादी जो चट्टानें होते हैं वहां पर, जहां पर अवसादी चट्टान होते हैं वहां पर बालुका स्तूप नहीं पाए जाते हैं। और ये हमारे राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में, जैसे आपको पता है कि बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर आदि क्षेत्रों में टर्सरी की चट्टानें हैं, वहां पर हाइड्रोकार्बन तेल गैस आदि रिफाइनरी वगैरह लगाई गई है, तो ये भी आपको याद रखनी पड़ेगी। तो डियर फ्रेंड्स, हम पश्चिमी राजस्थान की जो मरुस्थल उसकी कुछ खास बातें हम बात कर लेते हैं। तो देखिए थोड़ा फासले चलेंगे। देखिए, जैसलमेर जिले में लाठी सीरीज क्षेत्र है। ये है लाठी सीरीज, जैसलमेर जिले के पोकरण तहसील में स्थित है। यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ लाठी नाम का एक गांव है। वर्तमान में लाठी गांव में ग्राम पंचायत बनी हुई है। ये जो लाठी सीरीज है, पोखरण तहसील से मोहनगढ़ तक लाठी सीरीज फैली हुई है। ये कहने का मतलब है ये एक मीठे पानी का एक जल क्षेत्र है, अर्थात मीठे पानी की भूगर्भी की एक पट्टी है। इस क्षेत्र में सेवन घास पाई जाती है, यानी कि उस जो क्षेत्र है जहां जहां पर लाठी सीरीज है वहां पर एक भूमिगत जल है, वो मीठा जल है, तो वहां पर सेवन घास पाई जाती है। और सेवन घास को हम उसका वानस्पति की नाम देखें तो इसका वानस्पतिक नाम है लिसिथुरुस सिडिकुस।
यानी कि इसका नाम ये वानस्पतिक नाम है। इसको हम कहते हैं थार का नखलिस्तान भी कहते हैं। अगर श्रवण घास की बात अगर करें तो मरुस्थल में अनेक प्रकार की घासें पाई जाती है, जैसे सेवण है, धामन है, करड़ है, मुराल है, अंजन है, बुर, सुगनी है, सेवण घास का मैदान है, भूगर्भिक जलपट्टी में ये सभी प्रकार की क्या घास पाई जाती है। इनको भी थोड़ा आप याद करिएगा। ओके, सेवण घास को स्थानीय भाषा में लिलोण भी कहा गया है। इसी सेवण घास में गोडाउन पक्षी पाया जाता है। लाठी सीरीज थार के मरुस्थल में पारिस्थितिकी संतुलन को सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ये लाठी सीरीज में चांदन गांव में एक चंदन नलकूप है, जहां पर बड़े क्षेत्र में सिंचाई एवं पेयजल किया जाता है। इसलिए चंदन नलकूप को जैसलमेर का घड़ा भी कहा जाता है। जैसलमेर जिले में राष्ट्रीय मरु उद्यान स्थित है। इस उद्यान में जुरासिक काल के भूगर्भिक अवशेष प्राप्त होते हैं। जैसलमेर जिले में आकल गांव है, जहां पर आकल वुड जीवाश्म अवशेष मिले हैं। इस क्षेत्र में औषधि चट्टानें, लिग्नाइट, कोयला, चूना पत्थर इसी भाग में पाए जाते हैं। इसलिए यह वर्तमान में बालुका स्तूपों से मुक्त क्षेत्र राजस्थान के लिए वरदान बन गया है। तो ये तो शुष्क मरुस्थल था। हम बात कर रहे हैं अर्ध मरुस्थल की बात कर रहे हैं। दूसरा इसका भाग है अर्ध मरुस्थल। तो देखिए, अर्ध मरुस्थल की बात अगर करें तो देखिए, अर्ध शुष्क मरुस्थल को उसकी भौगोलिक इकाई के आधार पर इसे हम 4 भागों में विभाजित किया गया है। इसके 4 भाग कौन कौन से हैं? घग्गर का मैदान, जिसमें नाली कहते हैं, शेखावाटी, वांगड़, जोहड़, नाड़ा, भीहड़ और नागौर उच्च भूमि, कुबड़पट्टी और गोडावन, लोनी बेसिन, नाकोडा। तो कहने का मतलब है यहाँ ये इसके भाग है, यानी कि जो अर्ध शुष्क मरुस्थल, इसके ये 4 भाग हैं। अर्ध शुष्क मरुस्थल प्लस अरावली पर्वतमाला से 50 सेंटीमीटर से अधिक विभाजित है। यानी कि अगर आपको कहें कि अर्ध शुष्क मरुस्थल को कौन सी वर्षा रेखा विभाजित करती है, तो अर्ध शुष्क मरुस्थल और अरावली पर्वतमाला को 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा क्या करती है? अलग करती, विभाजित करती है। तो डियर फ्रेंड्स, ये आज का हमारा जो थार के मरुस्थल की जो दूसरा पार्ट है ये एंड होता है। तो अगर आप ऐसे ही वीडियो मेरे साथ देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरा जो चैनल है टीके स्टडी क्लासेस, इसको आप लगातार शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड के अंदर इसको भेजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।